मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आपके क्लास 12th ज्योग्राफी के बारे में। उस चैप्टर का नाम है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। आज हम इसके बारे में बताएंगे भूगोल। पहले भूगोल क्या होता है? भूगोल का अध्ययन क्षेत्र के रूप में विभिन्न शाखाओं में फैला हुआ है तथा इसका अध्ययन के रूप में यह अनुभविक और व्यवहारिक एक विषय माना जाता है, जिसका भौतिक भूगोल के रूप में एवं मानव भूगोल के रूप में मानव ने प्रकृति का अध्ययन के रूप में भूगोल के दो प्रमुख घटक माने जाते हैं। जिसका बात करें तो भौतिक भूगोल के और या भौतिक पर्यावरण का अध्ययन जिसमें किया जाता है, जिसमें पहाड़, पठार, जल, मृदाएं, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति आदि शामिल होते हैं। जिसमें मानव भूगोल में पृथ्वी और मनुष्य के अंतर संबंधों की एक नई संकल्पना प्रस्तुत करता है। बात करते हैं कि भौतिक भूगोल और भौतिक पर्यावरण का अध्ययन। इसमें मानव भूगोल और भौतिक पर्यावरण के साथ मानवीय गतिविधियों का क्षेत्रिक माना जाता है। बात करें तो मानव भूगोल में भौतिक पर्यावरण के साथ साथ मानवीय गतिविधियों का भी अध्ययन किया जाता है, जिसमें मानवीय गतिविधियां पर्यावरण से प्रभावित होती है। इसलिए इनके अंतर्गत सभी मानव पोषक तत्वों का अध्ययन भी किया जाता है, जिनमें अन्य शब्दों में कहा गया कि मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत मानव तथा भौतिक पर्यावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्षेत्रीय के आधार पर किया जाता है। और भौतिक भूगोल और भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है, जिसमें मानव भूगोल भौतिक प्राकृतिक और मानवीय जीवन के मध्य संबंध, मानवीय परिघटनाओं का आर्थिक विवरण तथा उनके घटित होने के कारण विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक बिंदु का अध्ययन करता है। जिससे हम बात करते हैं कि भौतिक और मानव भूगोल के मध्य विभाजन किया जाता है, उसका अंतर मान्य नहीं होता, क्योंकि प्रकृति एवं मानव अभिजात होते हैं और तत्व माना जाते हैं। व्यापक रूप से देखा जाना चाहिए था। ये तो था मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। कई लोगों ने अपने विचार मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र के बारे में परिभाषाएं दी। जैसे रेटजेल का मत था कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातलों के बीच संबंधों का संश्लेषित का अध्ययन करता है। बात करें एलन सी सैंपल के अनुसार, इन्होंने अपने विचार कहा कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। फिर बात करें पॉल विडाल डी लॉ ब्लॉस के अनुसार, इन्होंने कहा जो हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधीन संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना ही मानव भूगोल कहलाता है। बात करें मानव का प्राकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण क्या होता है, इसका संबंध कैसे होता है, तो मानव का प्राकृतिकरण मानव का प्रकृति के अनुसार अपने अपने आप को एक ढाल लेना चाहिए। अर्थात कहा जाए कि मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण और मनुष्य द्वारा जो निर्मित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के मध्य के संबंधों का अध्ययन उसकी परस्पर के द्वारा करता है। बात करें मानव भौतिक जो प्रकृति पर्यावरण द्वारा प्रदान किए गए संसाधनों जैसे भू-आकृति, मृदाएं, जलवायु आदि का उपयोग कर भौतिक वस्तुओं का निर्माण करते हैं, जहां गृह यानी घर, गांव, सड़क, नगर, उद्योग, रेलों का जाल और पतन जैसे उपयोग में आने वाली वस्तुएं तथा भौतिक सांस्कृतिक के अन्य सभी तत्व भौतिक पर्यावरण के द्वारा प्रदत्त संसाधनों का उपयोग करते हैं। अर्थात मानव द्वारा जो निर्मित किए जाते हैं, इसमें मानव तथा प्रकृति दोनों के एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये मानव भूगोल की प्रकृति है और अंतर भी है, समझा जाता है। बात करें कि प्रकृति मानवीकरण, मानव का जो तकनीकी अपना कर प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लेना चाहिए तकनीक के अनुसार। बात करते हैं कि जो मानव द्वारा प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके जो प्रकृति ने अपने अनुसार ढाल लेने की प्रकृति का मानवीकरण कहलाता है। जैसे
कहा जाए, डीएन ने अपने शब्दों में कहा, जो आनुवंशिकी के ज्ञान से मनुष्य के विभिन्न बीमारियों का पता लगाया था, तो उन पे एक विजय प्राप्त की थी। साथ में ज्ञान से मनुष्य ने विभिन्न बीमारियों को पता लगाया और कहा उन विजय प्राप्त की, और साथ ही अधिक तीव्र गति से चलने वाले यान विकसित किए गए, जिसके लिए वायु गति के नियमों को प्रयोग में लाया गया। उसके अतिरिक्त देखा गया कि जो प्रौद्योगिकी पर्यावरण संबंधी समस्याएं को दूर करने में भी सहायता सिद्ध हुई। सभी प्रकरणों में सभी शक्तिशाली बल माना जाता था, जिसमें मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों को एक प्रत्यक्ष रूप में निर्भर करता था, यानी सामने से हम उस चीज को देख सकें। ऐसे समाजों के लिए जो भौतिक पर्यावरण माता प्रकृति के रूप में धारण करता था। जैसे देखा गया कि जो सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के साथ साथ मानव ने क्या किया, बेहतर और आर्थिक सक्षम प्रौद्योगिकी का विकास करता था, जिसमें साथ ही साथ पर्यावरण के प्राप्त संसाधनों के माध्यम से संभावनाओं को सृजित भी करता था, और मानवीय क्रियाओं के द्वारा सांस्कृतिक भूदृष्टि भी रखता था, यानी सामने से वो देखता भी था और एक करता भी था। ये तो था मानव प्राकृतिक और प्रकृति का मानवीकरण। बात करते हैं मानव का प्राकृतिकरण, यानी मनुष्य कहा गया प्रकृति ने निःशुल्क उपहार में जल, मिट्टी, वायु सभी दिया, और मानव ने क्या किया, अपने अनुसार संसाधन के रूप में बनाया। तो कहा गया मानव का प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना चाहिए, कि मनुष्य को प्रकृति में ही ढालना चाहिए। जब प्रौद्योगिकी का स्तर निम्न था, तब मानव प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को क्या किया, ढालने के लिए बाध्य था। इस प्रकार की अनुक्रिया को पर्यावरणीय निश्चयवाद भी कहा जाता था। बात करें इस अवस्था में मानव प्रकृति की सुनता था, उसकी प्रचंडता से भयभीत होता था, डरता भी था और उसकी पूजा भी करता था। बात करें जो मानव प्रकृति क्या था, प्रकृति जैसे कहता था वैसे सुनता था, उसकी पूजा भी करता था, उसी से प्रकृति से डरता भी था। ये पर्यावरण को नुकसान किए बगैर समस्याओं को सुलझाने पर बल देती थी। मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहते थे। इस तरह के मानव का प्राकृतिकरण हुआ, जहाँ देखा गया कि जहाँ पे आदिमानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के मध्य अनुक्रिया को पर्यावरणीय निश्चयवाद की संज्ञा दी जाती थी, जहाँ आदिमानव ने मानव प्रकृति की पूजा भी करता था, क्योंकि मानव उसकी प्रचंडता के भयभीत हो प्रकृति के अनुसार अपनी जीवन शैली को भी अपनाता था। जैसे हो सकता था उसी के अनुसार वो अपना जीवन व्यतीत भी कर लेता था और अपना जीवन उपार्जन भी कर लेता था। बात करेंगे निश्चयवाद में कि उत्तर ये पुरानी विचारधारा थी। इसके अनुसार देखते हैं निश्चयवाद क्या था, एक पुरानी विचारधारा। इसके अनुसार बात करें तो पहला जो था भौगोलिक संरचना, जलवायु, वनस्पति और जीव जंतु पर्यावरण का निर्माण करते थे, और यही पर्यावरण समाज, राष्ट्र, संस्कृति, जीवन शैली, विकास इत्यादि को क्या करता था, नियंत्रित करता था। इस अवस्था में मानव प्रकृति की सुनता था, उसकी प्रचंडता से भयभीत होता था तथा प्रकृति की भी पूजा करता था। इस अवस्था में प्रकृति के समक्ष मानव निष्क्रिय था। प्रकृति के अनुसार ही मानव स्वयं को ढालता था और प्रकृति अवसर प्रदान करते थे और मानव उनका उपयोग करता था तथा धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण होता गया। ये था निश्चयवाद के अनुसार। बात करते हैं प्रकृति का मानवीकरण। तो मानव द्वारा प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लेना प्रकृति मानवीकरण कहलाता था। जैसे अभी बात की है कि मानव का तकनीकी को अपनाकर प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लेना चाहिए था, जिसमें उदाहरण बात करें जैसे कृषि, नगर, पुलों का निर्माण, महासागरों का समुद्र मार्ग के रूप में उपयोग, अंतरिक्ष में उपग्रह क्या प्रक्षेपण करता था। जैसे मनुष्य क्या किया, नगर ही बनाया, पुल का निर्माण किया, महासागरों को देखा, कई चीजों देखा और अपने अनुसार क्या किया, उस चीज को प्रकृति के अनुसार और ढाल लिया। समय के साथ साथ मानव ने क्या किया, बेहतर तकनीक प्रकृति यानी विकसित कर लेता था और पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों के द्वारा संभावनाओं को जन्म देता था। यानी प्रकृति क्या किया, निःशुल्क पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, सारी चीज प्रकृति के द्वारा ही मिली है। लेकिन मनुष्य क्या इतना ज्ञानी था कि वो अपने अनुसार वो ढाल लेता था, संसाधनों का उपयोग अच्छे तरीके से कर देता था। यानी जानता था जो अपनी जरूरतों को पूरा कर सकता है, प्रकृति हमको दिया है, वो अपने अनुसार बना लेता था और अपने अनुसार वो कर लेता था। इसलिए बेहतर तरीके से अपने जीवन जीने की शैली को शुरू किया। प्रकृति अक्सर
क्या करता था, प्रदान करती थी और मानव उनका उपयोग करता था और धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण होता चला गया। ये तो था प्रकृति और मानवीकरण के द्वारा। बात करें संभववाद क्या था। ये संभववाद मानव द्वारा पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों को विभिन्न संभावनाओं के रूप में बदलना संभववाद कहलाता था। इसके जो जनक थे बिडाल डी लॉ ब्लॉस थे। इसके अनुसार मानव प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए संसाधनों को अवसर के रूप में प्राप्त का इच्छा अनुसार उपयोग कर सकता था। इसके मानव शक्ति का प्रधानता होती थी। जिससे बात करें तो मानवीय क्रियाओं की छाप सभी जगह देखने को मिलती थी, जैसे उच्च भूमियों पर, स्वास्थ्य विश्राम स्थल पर, विशाल नगरीय प्रसार खेत पे और देखा गया मैदानों एवं पहाड़ियों में, चरगाहों को तटे, पत, पत्तन और महासागरी तक, समुद्र तथा अंतरिक्ष उपग्रहों पे भी देखी गई। जैसे इनका ये विचार था कि इसके अंदर अगर क्या आएंगे, मनुष्य प्रकृति का दास है, अब पूरी तरह क्या अस्वीकृत कर दे जाती थी। इसके अनुसार प्रकृति के तत्वों को चुनने के लिए मानव स्वतंत्र होता था, जिसमें समय के साथ साथ मानव ने क्या किया, बेहतर तकनीक विकसित कर लेता था और पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों के द्वारा संभावनाओं को जन्म देता था। उदाहरण के रूप में अभी बात की है कि कृषि, नगर, पुलों का निर्माण, महासागरों का समुद्री मार्ग के रूप में उपयोग, अंतरिक्ष में उपग्रह का प्रक्षेपण करता था, जहाँ प्रकृति हमेशा अवसर प्रदान करती थी और मानव उनका प्रयोग करता था। मानवीय क्रियाओं की छाप चारों तरफ ही नजर आती थी। ये तो था संभावनावाद। बात करें नव निश्चयवाद संकल्पना की व्याख्या कीजिए। यानी नव निश्चयवाद क्या था, नव निश्चयवाद अथवा रुको और जाओ या निश्चयवाद करो, अर्थात ग्रिफिथ टेलर एवं संभावनाओं की आलोचना करते हुए एक नव निश्चयवाद की विचारधारा प्रस्तुत की गई, जो पर्यावरण एवं मानव क्रिया के बीच आधारित अवधारणा थी। यह मध्यमर्गी अवधारणा थी, जिसमें नव निश्चयवाद तो एक पर्यावरणीय निश्चयवाद के समान है और न ही संभववाद के समान, बल्कि इसमें यह बताया गया कि जो प्राकृतिक नियमों का अनुपालन करके हम प्रकृति पे विजय प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात जब प्रकृति स्वयं रूपांतरण या परिवर्तन करता है, तभी मानव को अपने विकास का प्रयत्नों की ओर अग्रसर होना चाहिए, यानी आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए कहा इसको रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहा जाता था, जिसमें इस विचारधारा के जनक ग्रिफिथ टेलर महोदय ने कहा था अपने अपने विचारधारा के अनुसार। कहा यह विचारधारा पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभावनावाद के बीच के मार्ग को प्रस्तुत करती है। कहा गया ये पर्यावरण को नुकसान किए बगैर समस्याओं को सुलझाने पर बल देती है और पर्यावरण निश्चयवाद के अनुसार मनुष्य न तो प्रकृति पे पूरी तरह निर्भर होकर रहता है और न ही प्रकृति से स्वतंत्र रह सकता है, जी सकता है। प्रकृति पे विजय पाने के लिए प्रकृति के ही नियमों का पालन स्वयं विनाश से बचाता है और प्रकृति देने का प्रयोग उसे प्रकृति की सीमाओं का ख्याल रखना चाहिए। उदाहरण के रूप में देखा जाए तो औद्योगिकरण, यानी बड़े बड़े जो कारखाने फैक्ट्रियां हैं, जंगलों को नष्ट होने से बचाना चाहिए। यानी हम आपको जीना है, अपना बेहतर जीवन जीना है, तो पेड़ पौधों को बचाना चाहिए और जंगलों को बचाएंगे तभी अपना जीवन अच्छे से बेहतर तरीके से जी पाएंगे। ये तो था नव निश्चयवाद संकल्पना की व्याख्या। बात करें मानव भूगोल का विषय क्षेत्र और उपक्षेत्र क्या था। इसमें कहा गया जो मानव भूगोल और मानव और पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी तत्वों के साथ घटने वाली घटनाओं की क्या होती है, व्याख्या की जाती है, जिसमें पृथ्वी तल पे पाए जाने वाले मानव जीवन के सभी तत्वों का अध्ययन सामाजिक विज्ञान के सहयोगी विषय के साथ क्षेत्र तथा उपक्षेत्रों को बांट कर किया जाता है और मानव भूगोल के सामाजिक विषयों के सहयोगी विषय क्षेत्रों में सहित बताए जाते हैं। जिसमें बात किया जाए जो मानव भूगोल, जिसमें हम मनुष्य तथा वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का क्षेत्रीय अध्ययन के रूप में करते हैं। अभी बात किए हैं जो पृथ्वी तल पे पाए जाने वाले मानवीय तत्वों को समझने की, उनकी व्याख्या करने के लिए मानव भूगोल सामाजिक विषय सहयोगी विषय, जैसे देखा जाए कौन कौन से ऐसे सहयोगी विषय होते हैं, जैसे सामाजिक विज्ञान है, मनोविज्ञान, कल्याण, अर्थव्यवस्था, समाजशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, सैन्य विज्ञान, कृषि विज्ञान, पर्यटन और यात्रा प्रबंधन तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आदि के साथ घनिष्ठ अंतरापृष्ठ विकसित किया जाता है, जिसमें ज्ञान के विस्तार के साथ नए उपक्षेत्रों का विकास किया जाता है। ऐसे विषय क्या थे इसमें रखे गए।
जहाँ मानव भूगोल के एक विषय क्षेत्र और उपक्षेत्र के अंतर्गत किया जाता था। बात करें समय के साथ साथ मानव भूगोल के अध्ययन के क्षेत्र में परिवर्तन हुआ और ये बदलाव देखने को मिला कि पहले देखा गया ये समय अवधि, उपागम, प्रमुख गतिविधियां, ये 3 तरीके से बांटा गया, जिसमें जो समय अवधि थी कि कहाँ से कहाँ तक ये चीजें मानव भूगोल का अध्ययन किया जा सकता है। आरंभिक उपनिवेश युग, उत्तर उपनिवेश युग या अंतर युद्ध अवधि के बीच 1930 का दशक माना गया, जिसमें 1950 के दशक के अंत में, 1960 के दशक के अंत में और 1970 के दशक में और 1990 के दशक में कहा गया इसमें कि जो आरंभिक उपनिवेश याद होगा वो अन्वेषण और विवरण दिया जाएगा उपागम में, जिसकी गतिविधियां होगी कि ऋतु ज्योतिष संबंधी ज्ञान में वृद्धि होगी, आरंभिक काल में बताया गया था। और उत्तर उपनिवेश युग में प्रादेशिक विश्लेषण किया जाएगा, जिसमें पूरे विश्व के विभिन्न भूभागों का अध्ययन किया जाएगा, जिसमें किसी क्षेत्र की विशेषता और अन्य भागों में उसका अंतर देखने को मिलेगा। बात करते हैं 1930 के दशक में, तो उस समय तकनीकी की भूमिका हुई थी, जिसमें कंप्यूटर की खोज की गई और वैज्ञानिक नियमों का मानव द्वारा व्यापक उपयोग, विभिन्न मानवीय क्रियाओं का मानचित्र प्रारूप संगठित किया गया था। जिसमें बात करें कि ये 1970 के दशक की बात करें, जिसमें मानवीय और व्यवहारिक चिंतन किया गया, जिसमें बात करें जहाँ पे सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में भूगोल का एक महत्व बताया गया कि भूगोल क्या है, मनुष्य को अपना जीवन जीने के लिए कैसे उदाहरण देने चाहिए, ये सारी चीज़ों को ये बताया गया। अब बात करते हैं मानव भूगोल और सामाजिक विज्ञान में अंतर क्या था। अंतर को देखते हैं तो मानव भूगोल के क्षेत्र इसमें दर्शाए गए हैं 3 भागों में। एक तरफ उपक्षेत्र है और तीसरी तरफ सामाजिक विज्ञान है। तो हम सामाजिक भूगोल की बात करते हैं तो ये सामाजिक विज्ञान में समाज साथ जुड़े होते थे, सामाजिक विज्ञान समाज साथ जुड़े होते थे। जिसमें बात करें उपक्षेत्र में, इसमें व्यवहारवादी भूगोल आता था और समाज में मनोविज्ञान आता था। इसमें बात करें तो सामाजिक कल्याण का भूगोल, इसमें कल्याण अर्थशास्त्र आता था। जिसमें उपक्षेत्र में अवकाश का भूगोल कहा जाता था, तो सामाजिक विज्ञान समाजशास्त्र कहा जाता था। उपक्षेत्र में जहाँ सांस्कृतिक भूगोल कहा जाता था, वहाँ मानव भूगोल कहा जाता था, विज्ञान कहा जाता, जहाँ लिंग भूगोल यानी लिंग में जो परिवर्तन होता था, बदलाव किया जाता था, इसमें उपक्षेत्र में रखा गया। तो इसमें समाजशास्त्र और मानव विज्ञान और महिला का अध्ययन किया जाता था। ऐतिहासिक भूगोल में कहा जाए तो इतिहास कहा गया और चिकित्सा भूगोल में महामारी विज्ञान कहा गया। ये तो थे आपके सामाजिक भूगोल के बारे में, यानी मानव भूगोल और सामाजिक भूगोल में जो संबंध था, इसके बारे में बात करते हैं। आगे देखते हैं इसके बारे में, जिसमें मानव भूगोल के क्षेत्र में देखा गया तो नगरीय भूगोल आया, जिसमें सामाजिक विज्ञान में नगरीय अध्ययन का योजना करना आया। राजनीतिक भूगोल में राजनीतिक विज्ञान आया। फिर उपक्षेत्र की बात करें जिसमें निर्वाचन भूगोल कहा जाता था, जिसमें गैपिंग कर दिया। सैन्य भूगोल के साथ सैन्य विज्ञान साथ दिया। जनसंख्या भूगोल में उसमें उपक्षेत्र में कुछ नया जनकिकी था। आवास भूगोल में नगर ग्रामीण नियोजन किया जाता था। जिसमें आर्थिक भूगोल की बात करें तो जिसमें आर्थिक भूगोल में कहा गया इसमें धन का उपार्जन किस आधार से किया जाता है, मनुष्य अपने जीवन को कैसे अच्छा बनाता है। तो आर्थिक भूगोल के साथ साथ अर्थशास्त्र रखा गया कि यानी धन का उपार्जन कैसे किया जाए। तो संसाधन भूगोल आया, फिर उसके संसाधन अर्थशास्त्र जोड़ा गया। कृषि भूगोल के साथ कृषि विज्ञान रखा गया। उद्योग भूगोल के साथ औद्योगिक अर्थशास्त्र रखा गया। और इसमें भूगोल, व्यावसायिक अर्थव्यवस्था, वाणिज्य और पर्यटन का यात्रा प्रबंध, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार रखा गया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल किया गया है। तो इसमें बात करते हैं मानव भूगोल के बारे में बहुत सारी चीज़ें, फिर भी मैं नए सिरे से लौटती हूँ और बात करती हूँ इस बारे में कि ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। पहले मैं बात की हूँ मानव भूगोल के बारे में, तो ये फिर मैं बता देती हूँ मानव भूगोल क्या है। ये भौतिक पर्यावरण के साथ मानवीय गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत मानव तथा भौतिक पर्यावरण के परस्पर संबंधों का अध्ययन क्षेत्रीय आधार पर किया जाता है। फिर भी जो बताए हैं निश्चयवाद के बारे में
कि नव निश्चयवाद के बारे में बताएं तो नव निश्चयवाद ग्रिफिथ टेलर ने समवाद की आलोचना करते हुए निश्चयवाद की विचारधारा प्रस्तुत की और निश्चयवाद को रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहा जाता था। फिर मैं बात की हूँ आपके मानव भूगोल की विचारधाराओं के बारे में। बहुत सारे लोगों ने अपने मत अपने विचार दिए और कहा कल्याण अथवा मानवतावाद संबंध को लोग सामाजिक कल्याण से जोड़ता है। ये सारी चीज़ें थे और अच्छे से याद कर लीजिएगा। लाइक कमेंट करिएगा अच्छे से।